नमस्कार साथियों, संस्थान की ओर से चलाई जा रही मुहिम वादा वर्दी के तहत मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारी इस मुहिम को आपका जो प्यार और सहयोग प्राप्त हो रहा है उसके लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इसी प्रकार अपना सहयोग और प्रेम हमें प्रदान करते रहेंगे। साथियों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस सीरीज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहें, जिससे कि हमारी ये मुहिम जिस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई है उसकी सार्थकता को प्राप्त कर सके। तो आइए साथियों, हम अपनी इस सीरीज की वादा वर्दी के तहत आज के अंक 7 के तहत आप सभी के सम्मुख कुछ नए प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं आज के सत्र की। और हमारे आज के सत्र का पहला प्रश्न साथियों हमारा तत्सम और तद्भव से संबंधित है। तत्सम और तद्भव से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? तद्भव रूप कौन सा है? विकल्प ए आसमान, बी अंबर, सी आसमान और डी नभ। तो साथियों, यहां पर अगर आप देखें, थोड़ा सा सावधानी से देखें तो ये दो पद तो आपके हट ही जाएंगे, क्योंकि नभ जो है उसका पर्यायवाची है। नभ जो है वो उसका पर्यायवाची है। कहीं से भी ये प्रतीत नहीं हो रहा कि आकाश शब्द से नभ शब्द की उत्पत्ति हुई होगी। नभ शब्द की उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है, तो दो विकल्प तो आपके सामने बिल्कुल आसानी से हट गए। अब बचा आपके पास आसमान और अंबर। तो अगर इन दोनों में हम कहें तो हमने आपको बता रखा है साथियों कि तत्सम और तद्भव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अंबर जो है वो देखिए, इसमें क्या हुआ है, संयुक्त वर्ण का प्रयोग हुआ है। संयुक्त वर्ण का प्रयोग हुआ है और प्रायः संयुक्त वर्णों का प्रयोग जो होता है वो किसमें होता है? तत्सम में होता है। किसमें होता है? तत्सम में होता है। तो ये पद जो है हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम का पद हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो पूछा जाए वो क्या पूछा रहा है कि तद्भव रूप कौन सा है। तो यहां पे तत्सम नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? तद्भव पूछ रहा है। तो अगर ये पद क्या हो गया? तत्सम हो गया। तो हमारे पास कौन सा विकल्प बचा? हमारे पास बचा विकल्प ए, यानी आकाश का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? आसमान हो जाएगा। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सा देशज है? देशज है। विकल्प ए आकाल, बी नीलाम, सी छैला और डी ईनाम। तो साथियों, छैला, विकल्प सी छैला जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। साथियों, देशज शब्द यहां पर जो दिया हुआ है, देशज शब्द, अगर इसको आप देखेंगे तो बहुत आसान सी इसकी परिभाषा बनती है कि ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति देश में हुई हो, या देश में जिस शब्द की उत्पत्ति हुई हो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम किस नाम से जानते हैं साथियों? उसे हम देशज के नाम से जानते हैं। ठीक है, देशज के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ये छैला शब्द जो होगा ये देशज शब्द हो जाएगा। साथियों, अगर चर्चा करें छैला, तो आप लोगों ने सुना होगा बड़ा छैला बना फिरता है। ठीक है, छैला बालक है। तो बालक छैला है, तो छैला का मतलब क्या हुआ? छैला का मतलब क्या होता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, छैला का मतलब होता है बन ठन कर रहने वाला। बन ठन कर रहने वाला। साथियों, यहाँ पे प्रश्न हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर वाक्यांश के लिए ये
शब्द आ जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द होगा आपके लिए। इसको रट लीजिएगा कि कभी भी पूछा जाए कि बन ठन कर रहने वाले पद के लिए प्रयुक्त शब्द होगा, प्रयुक्त शब्द होगा तो वो शब्द क्या होगा? वो शब्द साथियों छैला होगा। क्या होगा? छैला होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर यदि हम लोग बढ़े तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? कौन सा शब्द विदेशी है? विकल्प ए चेला, बी अथाह, सी झूठ और डी सिगरेट। तो साथियों बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं जो यहां पर इसका विदेशज शब्द के रूप में प्रयुक्त होगा वो होगा विकल्प डी सिगरेट। ठीक है, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है बल्कि विदेशी भाषा के यानी विदेश में उत्पन्न हुई बोली जाने वाली भाषाओं से लिया गया शब्द है। इस कारण से सिगरेट का जो पद होगा वो कैसा हो जाएगा? विदेशी अथवा विदेशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदेशी अथवा विदेशज हो जाएगा। विदेशी अथवा विदेशज हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, है ना? तो यहां पर देखिए पहला पद है थकावट, दूसरा पद है बुराई, तीसरा पद है आलस्य और चौथा पद है बुढ़ापा। चौथा पद है बुढ़ापा। तो साथियों यहां पर ध्यान रखिएगा, क्रिया, अगर क्रियापद की बात करें तो हमने आपको इसकी बहुत बेसिक सी पहचान बताई थी कि यदि धातु के साथ ना प्रत्यय आए, धातु के साथ ना प्रत्यय आए तो वहां पर क्रिया क्या होती है? वहां पर क्रिया क्या होती है? वहां पर जो प्रयुक्त पद होता है वो क्या होता है? क्रिया का होता है। तो अगर अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर इसका मूल पद क्या बनेगा? थकान बनेगा या थकना बनेगा। क्या बनेगा? थकना बनेगा। थकना बनेगा, इसका पद बनेगा थकना। ठीक है, अब यहां पर देखिए आखिरी में क्या आया? आखिरी में पद ना आया तो यहां पर यह पद कैसा हो गया साथियों? यह पद क्रिया का हो गया। अब ना की जगह, अब ना को हटा करके इसकी जगह कौन सा? इसकी जगह आवट प्रत्यय का प्रयोग कर दिया गया। आवट प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जिससे यह पद हमारा क्या बन गया? थकावट बन गया। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो गया? विकल्प ए हो गया। विकल्प ए हो गया यानी थकावट पद जो है साथियों ध्यान रखिएगा यह क्रियापद से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। क्रियापद से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। साथियों सर्वनाम के टॉपिक या अंक से यह हमारा प्रश्न है। सर्वनाम के अंक से यह हमारा प्रश्न है। आप लोग जानते होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। साथियों अगर हम बात करें तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसमें से हम किसका प्रयोग करेंगे? तो साथियों विकल्प होगा मैं अथवा हम। मैं अथवा हम का प्रयोग किस पुरुष के रूप में होता है? उत्तम पुरुष के रूप में होता है। उत्तम पुरुष के रूप में होता है। साथियों यहीं पर देखिए तू अथवा तुम का प्रयोग, तू अथवा तुम का प्रयोग मध्यम पुरुष के रूप में होता है। मध्यम पुरुष के रूप में होता है। और साथियों वह अथवा वे, और इसी के साथ याद रखिएगा यह अथवा ये, दो पद और मैं लिख दे रहा हूं, यह अथवा ये, इनका प्रयोग अन्य पुरुष के रूप में होता है। इसका प्रयोग अन्य पुरुष के रूप में होता है। ठीक है साथियों, तो ये तीन पुरुषवाचक सर्वनाम के जो पद थे वो हमने आपके सामने लिख दिए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा निम्न में विशेषण का पद है। विशेषण का कौन सा पद होगा? विकल्प की बात करें तो विकल्प ए लाघव, बी महत्व, सी लघुता और डी महत। डी महत। तो साथियों अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर
यहाँ पर हमारा विशेषण का पद जो होगा वो पद हो जाएगा विकल्प डी महत, विकल्प डी महत। साथियों यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर विशेषण को देखते हैं तो साथियों एक टॉपिक विशेषण में होता है विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जब हम विशेषण की अवस्थाओं की बात करते हैं तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक कौन सी होती है? मूलावस्था, एक होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, और साथियों तीसरी होती है उत्तमावस्था। तीसरी कौन सी होती है? उत्तमावस्था। तो साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो मूलावस्था के रूप में किसका प्रयोग होता है? महत का प्रयोग होता है। और उत्तरावस्था में इसकी अवस्था बन जाती है महत्तर, महत्तर, और सॉरी उत्तरावस्था में इसकी अवस्था क्या बन जाती है? महत्तर, और उत्तरावस्था में ये पद हो जाता है महत्तम। तो यहाँ पर ये देखिए तीनों ही पद कैसे हैं? विशेषण के हैं। तो यहाँ पर ये महत का जो पद होगा वो कैसा हो जाएगा? विशेषण का हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो अगला प्रश्न है, मां ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहां क्रिया में कौन सा रूप है, यानी क्रिया कौन सी क्रिया का प्रयोग यहां पर किया गया है? विकल्प ए अकर्मक क्रिया, विकल्प बी आज्ञार्थक क्रिया, विकल्प सी द्विकर्मक क्रिया, और विकल्प डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो साथियों प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो प्रश्न को पढ़ते समय आपको देखिए एक भाव प्राप्त होगा। प्रश्न को पढ़ते समय आपको एक भाव प्राप्त होगा, और वो भाव साथियों क्या मिल रहा है? वो भाव आपको मिलेगा कि इस वाक्य में जो क्रिया है, क्रिया क्या है? मंगवाना, किसी चीज को मंगवाना। वो क्रिया को देखिए तो क्रिया का मतलब होता है कार्य। तो यहां पर इस वाक्य में आपको पढ़ते समय ऐसी अनुभूति होगी, ऐसा पता लगेगा कि यहां पर क्रिया जो है वो कर्ता स्वयं ना करके किसी से करवा रहा है। देखिए ना, मां ने स्वयं नहीं की, मां ने सामान स्वयं नहीं लाई, बल्कि मां ने सामान क्या किया? पिताजी से मंगवाया, यानी क्रिया स्वयं ना करके किसी अन्य के द्वारा करवाई, किसी अन्य के द्वारा करवाई। और अगर किसी अन्य के द्वारा करवाई होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर क्रिया प्रेरणा के संदर्भ में प्रयुक्त हुई होगी, और वहां पर प्रयुक्त क्रियापद में क्रिया होगी प्रेरणार्थक क्रिया। यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। साथियों मतलब जहां कर्ता किसी से कार्य करवाए, जहां कर्ता किसी अन्य से कार्य करवाए, किसी अन्य से कार्य करवाए, तो साथियों 100% वहां क्रिया हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इस पद का सही आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में अव्यय है, अव्यय से संबंधित हमारा पद है, कौन सा होगा? विकल्प ए सीता, बी मोहन, सी गंगा, और डी के बाद। बहुत आसान सा प्रश्न है साथियों, देख करके नहीं भी आप समझ पाएंगे तो विकल्प तुक्का भी लगाएंगे तो संभवतः हो सकता है ऐसे प्रश्नों में आंसर सही कर जाएंगे। ज्यादातर आंसर क्यों? क्योंकि तीनों पद देखे क्या है साथियों, तीनों पद किसी ना किसी के किसको निरूपित कर रहे हैं? नाम को निरूपित कर रहे हैं। और साथियों सपने में भी आपको ये प्रश्न का आंसर होना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है नाम जिस अगर कहीं आता है तो वहां पर कौन सा पद होता है? संज्ञा का पद होता है, क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही नाम होता है। तो ये तीनों पद में अगर ये किसी के नाम को बता रहे हैं तो ये तीनों पद किसके हो जाएंगे? संज्ञा के हो जाएंगे। बचेगा विकल्प डी के बाद, जो कि किसके रूप में प्रयुक्त होगा साथियों? अव्यय के रूप में प्रयुक्त होगा, यानी अव्यय पद होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, सौदामिनी का
पर्यायवाची है। सौदामिनी का पर्यायवाची है। विकल्प ए गंगोत्री, बी व्यापारी, सी धारा और डी विद्युत। तो साथियों सौदामिनी का मतलब होता है विद्युत यानी बिजली। विकल्प डी का पर्यायवाची है। बिजली का पर्याय या विद्युत का पर्याय क्या होता है? सौदामिनी होता है। अगर हम बात करें तो इसके कुछ अन्य प्रमुख पर्यायवाची साथियों होते हैं विद्युत, लिख लीजिए विद्युत, चपला, चपला, चंचला, विद्युत चपला, चंचला, त्वरित दामिनी, त्वरित और दामिनी, ये लिख लीजिएगा साथियों। ये बिजली के कुछ अन्य पर्यायवाची होते हैं। बिजली के कुछ अन्य पर्यायवाची होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा आंसर हो गया विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो यहां पर प्रश्न है जंगम का विलोम शब्द होगा। जंगम का विलोम शब्द होगा। साथियों परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अनसॉल्व उठाइए, आप अनसॉल्व उठाइए, मेरे कहे पे मत जाइए। देखिए हम कोई भी चीज कहते हैं यहां पर तो उस चीज को चेक करना कि सर सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। जब हम किसी चीज को बोलते हैं, अगर आप उसको चेक करते हैं, आप उसको देखते हैं, तो आप इस बात के साथ सहमत होते हैं कि हम आपको सही दिशा की ओर लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, हमारी कही हुई बात को आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। आप उस चीज को खोजिए, जानकारी कीजिए कि क्या ये चीज सही है अथवा नहीं है। ठीक है, आप इस प्रश्न को देखिएगा। आपको हर परीक्षा में उत्तर प्रदेश क्या कहते हैं शासन के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं जिसमें हिंदी विषय होता है, अनिवार्य रूप से किसी ना किसी सेट में, हर परीक्षा के किसी ना किसी सेट में ये आपको जरूर मिल जाएगा। तो याद रखिएगा जंगम का विलोम शब्द क्या होता है। तो विकल्प देखें अगम, बी दुर्गम, सी स्थावर और डी चंचल। तो साथियों इसका सही आंसर होगा सी स्थावर। अब साथियों बात जो होती है क्या कि अभी आपको इसका अर्थ नहीं मालूम। अगर आप अर्थ को जान ले तो बात आपके बात को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए साथियों यहां पर जंगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है चलायमान अथवा गतिमान। चलायमान अथवा गतिमान। ठीक है, जंगम का अर्थ हो गया चलायमान अथवा गतिमान। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको इसका अर्थ मालूम था तो आप यहां पर बहुत आसानी से देख सकते हो कि जहां पर जो स्थावर पद है, इसका ये पद जो है वो स्थिर से बनना होगा। किससे बनना होगा? स्थिर से। यानी इसका अर्थ क्या होगा? जो गतिशील नहीं है, जो ठहरा हुआ है, जो रुका हुआ है, जो स्थिर है। तो अगर आपको पद का अर्थ मालूम है तो आप बहुत आसानी से उस प्रश्न के उत्तर को निकाल सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जंगम का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी स्थावर। अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका विकल्प है ए भूधर, बी भूगर्भवेत्ता, सी पुरातत्वविद और डी पार्थिव। तो साथियों देखिए अगर विकल्प को हटाने, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कौन देखिए हर प्रश्न का प्रश्न आपको नहीं आ सकता आंसर, हर प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ सकता। तो आप क्या करते हो, आप एलिमिनेशन मेथड देखा करो कि कौन सा नहीं होगा। तो जरा देखिए भूमि की बात कर रही है तो यहां पर अगर भूमि की बात प्रश्न में हो रही है तो यहां पर दो पदों में भू आ रहा है और पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? भू भी होता है। भू धरा धरती, भू धरा धरती भूमि। ठीक है, ये सब धरित्री, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर ये दो पद तो हमारे क्या होंगे? हट जाएंगे। अब अगर हम बात करेंगे जानकारी रखने वाला, तो जानकारी रखने वाले पद के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वेत्ता शब्द का। किसका? वेत्ता शब्द का। या एक पद हो
सकता है विद। क्या हो सकता है? विद। ठीक है, तो यहां पर अगर इन दोनों पदों को आप मिला देंगे तो आपको आंसर के रूप में पद हमारा प्राप्त हो जाएगा, जो कि होगा विकल्प बी। अगर इस पद को आप तोड़ोगे तो जरा ध्यान से देखो, भू धन गर्भ धन वेत्ता, इस प्रकार से ये पद अगर आपका टूटा तो जरा देखिए, भू का मतलब हो गया भूमि, भू का मतलब हो गया भूमि, वेत्ता का मतलब हो गया जानकार या जानकारी रखने वाला, जानकारी रखने वाला। और अगर गर्भ की बात करें तो गर्भ का मतलब क्या होगा साथियों? गर्भ की बात करें तो अंदर होगा ना गर्भ, गर्भ का मतलब क्या होगा? भीतर। तो यहां पर इसका शांति रूप लिख लेंगे भीतर, यानी भूमि के भीतर की जानकारी। यही तो देखिए पद लिखा है, भूमि के अंदर या भीतर की जानकारी हो या रखने वाला क्या कहलाएगा? भूगर्भ वेत्ता। क्या कहलाएगा? भूगर्भ वेत्ता। साथियों यहां पर एक पद और बढ़िया है, भूधर। ठीक है, भूधर। देखिए साथियों, सामान्य रूप से तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है? इसका प्रयोग पहाड़ के लिए होता है। किसके लिए होता है? पहाड़ के लिए होता है। लेकिन यदि विकल्प में आपको पहाड़ ना मिले, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य के साथ आपको रूबरू करवा रहा हूं, अवगत करवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सामान्य रूप से इस प्रश्न को पहाड़ के रूप में कई बार पूछा भी गया है, भूधर किसका पर्यायवाची है। लेकिन देखिए साथियों, अगर प्रश्न बहुत बेहतरीन बनाएगा तो ध्यान रखिएगा, भूधर जो है वो अनेकार्थी शब्द होता है। क्या होता है? अनेकार्थी शब्द होता है। और इसका एक अर्थ शेष नाग भी होता है। क्या होता है? शेष नाग भी होता है। देखिए कैसे होता है, इस चीज को मैं आपको स्पष्ट करता हूं। इस प्रश्न को यहां पे स्पष्ट करता हूं और उसके बाद इसकी व्याख्या करूंगा। अगर भूधर का अर्थ पहाड़ लेंगे, ठीक है, भूधर का अर्थ पहाड़ लेंगे तो देखिए इसकी व्याख्या क्या होगी? इसकी व्याख्या होगी, पृथ्वी ने धारण किया है जिसे, पृथ्वी ने धारण किया है जिसे। अच्छा आप ये बताइए कि जो आपका जो पर्वत होता है वो टिका किस पे होता है? धरती पे तो टिका होता है। धरती के ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है साथियों, उसी को क्या बोल देते हो? उसी को तो पर्वत या पहाड़ बोल देते हो। तो वो टिकता किस पे है? टिकता तो वो भूमि पे है ना। तो भूधर, धर का मतलब क्या होता है? धारण करना। धारण किसने किया है? पृथ्वी ने धारण किया है जिसे, वो क्या बना? वो बना भूधर यानी पहाड़। ठीक है। अच्छा आप कहोगे सर जी अच्छा शेषनाग कैसे बनाया? तो ध्यान रखिए इसकी दूसरी व्याख्या भी होती है। एक तो मैंने बताया क्या पृथ्वी ने धारण किया है जिसे, अगर दूसरे संदर्भ में इसकी व्याख्या करेंगे तो देखिए इसको ये भी तो कह सकते हैं कि पृथ्वी को धारण किया है जिसने, पृथ्वी को धारण किया है जिसने, पृथ्वी को धारण किया है जिसने। अच्छा अगर पृथ्वी को धारण, अब अगर बात करें तो देखिए पृथ्वी को धारण, अच्छा पहाड़ पृथ्वी को थोड़ी धारण कर रहा है, पृथ्वी पहाड़ को धारण कर रही है। और पृथ्वी को कौन टिकाए हुए? तो साथियों आप जब थोड़ा सा मैथोलॉजी में जाएंगे, जब दर्शन की बात करेंगे तो जानते हैं पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। शेषनाग ने अपने फन पर पृथ्वी को क्या कर रखा है? धारण कर रखा है, जिस कारण से भूधर शेषनाग का भी एक क्या होता है? पर्यायवाची होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सामान्य आंसर पहाड़ होता है, लेकिन यदि कभी पहाड़ ना मिले, याद रखिएगा शेषनाग हो इसका आंसर होगा। और कभी भी ये प्रश्न अगर अनेकार्थी में आ जाए, अनेकार्थी आजकल साथियों परीक्षा में बहुत धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा भूधर जो है वो एक अनेकार्थी पद होगा। कैसा पद होगा? अनेकार्थी पद होगा। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा आपके सामने। ठीक है, आशा करता हूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रंग और रंग शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो साथियों देखिए हम लोग जानते हैं राजा का पर्यायवाची क्या होता है? राजा का विलोम क्या होता है? तो साथियों राजा का विलोम होता है रंग। तो विलोम की अगर बात पूछे तो इसका विपरीत हो गया। राजा का मतलब क्या? संपन्न। तो रंग का मतलब क्या हो गया? भिखारी। रंग का मतलब क्या हो गया? भिखारी। और रंग तो आप सभी लोग जानते हो, रंग का मतलब होता है वर्ण। तो इसका आंसर सही हो जाएगा
विकल्प ए भिखारी और वर्ण, भिखारी और वर्ण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इनमें एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। विकल्प ए कर, विकल्प बी वर्ण, विकल्प सी लज्जा और विकल्प डी अर्क। ठीक है साथियों, तो यहां पर देखिए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी लज्जा, विकल्प सी लज्जा। बाकी के जो तीनों होंगे, बाकी के जो तीनों होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे अनेकार्थी पद के रूप में प्रयुक्त होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है वर्तनी से संबंधित है। वर्तनी से संबंधित प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी आपको इसमें से शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो यहां पर विकल्प देखिए पौरुष, विकल्प बी पौरुष। अब देखिए साथ ही इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए इन दोनों में मात्रा का अंतर है, इन दोनों में मात्रा का अंतर है। एक में छोटे ऊ की मात्रा और एक में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, एक में छोटे ऊ की और एक में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। विकल्प सी पुरुष और डी पौरुष। तो देखिए यहाँ पे दो विकल्प तो हट गए, दो ही विकल्प में आपको चयन करना है और इस प्रश्न की जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो विकल्प ए, यानी ए की वर्तनी जो है वो क्या होगी, शुद्ध होगी। ए की वर्तनी जो है वो शुद्ध होगी। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग देखें तो हमारा अगला प्रश्न है संप्रदान कारक का परसर्ग कौन सा होता है। साथियों कर्ता और कारक से संबंधित प्रश्न है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रत्येक कारक की अपनी एक निश्चित विभक्ति होती है। आप लोग मन में एक बार देख ले, तब तक मैं इसके ऑप्शन को बोलता हूं। विकल्प ए को और के लिए, विकल्प बी पर, विकल्प सी से और विकल्प डी ने। साथियों मेरा अनुमान है, मेरा मानना है कि आप लोगों ने आठों विभक्तियों को और उनके चिन्हों सहित उसका स्मरण कर लिया होगा और जब आपने देखा होगा तो संप्रदान कारक के रूप में आपको क्या मिला होगा, को अथवा के लिए, को अथवा के लिए, यानी को अथवा के लिए जो होती है वो संप्रदान कारक की विभक्ति अथवा चिन्ह होता है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ें तो कहा जा रहा है खड़ी बोली कहां बोली जाती है, खड़ी बोली कहां बोली जाती है। विकल्प ए झांसी, विकल्प बी कानपुर, विकल्प डी मेरठ और विकल्प सी मेरठ और डी अलीगढ़, डी अलीगढ़। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो याद रखिएगा, खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों खड़ी बोली का अन्य नाम जो होता है उसे हम कौरवी बोली के नाम से भी जानते हैं, कौरवी बोली के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे खड़ी पूछे चाहे कौरवी पूछे, आंसर हमारा मेरठ ही होगा। अगर हम बात करें झांसी तो साथियों ध्यान रखिएगा, झांसी में बोली जाने वाली बोली है बुंदेली। कौन सी बोली है, बुंदेली। साथियों अगर हम बात करें कानपुर की तो कानपुर क्षेत्र और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में कन्नौजी बोली का प्रयोग होता है। और अगर हम बात करें अलीगढ़ तो साथियों अलीगढ़ में ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है, ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। तो मेरठ जो होगा या उसके आसपास का जो संबंधित क्षेत्र होगा वो खड़ी बोली से संबंधित हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम देखें तो अगला प्रश्न हमारा मुहावरों से संबंधित है। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। गुणगान करना बहुत सरल सा प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में कुछ कई बार ये प्रश्न क्या है पूछा गया है, तो इस कारण से हमने आपके सामने इस प्रश्न को रखा है। विकल्प ए हरा देना, ठीक है, विकल्प बी भारी पड़ना, सी मना करना और डी तारीफ करना। तो किसी का गुणगान करना का मतलब होता है उसकी बहुत अधिक तारीफ करना। प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी तारीफ करना। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। अगर हम विकल्प देखें तो ए शारदा लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि और डी ब्राह्मी लिपि। साथियों ध्यान रखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। साथियों लिपि जो है वो मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं, यानी लिपियों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से किया गया है। एक है कौन सी, एक है आपकी ब्राह्मी
और दूसरी है आपकी खरोष्ठी। दूसरी है आपकी खरोष्ठी। ब्राह्मी और खरोष्ठी दो लिपियां होती हैं। अगर हम बात करें भारतीय भाषाओं की तो साथियों ध्यान रखिएगा, भारतीय भाषाओं का विकास में ब्राह्मी लिपि का महत्वपूर्ण योगदान है, या इसी से अधिकांश भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है हमारा, अंगूठी का नग होना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अंगूठी का नग होना का अर्थ है विकल्प ए बहुत सुंदर, बी छुपा हुआ, सी बहुत प्रिय और डी अनुरूप जोड़ा होना। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर अंगूठी का नग होना का अर्थ होता है अनुरूप जोड़ा होना। देखिए अंगूठी में नग यानी अंगूठी और नग दो चीजें हो गई। तो जब अंगूठी में नग को मिलाया जाता है तो कब मिलाया जाता है? जब वो उसके अनुरूप होता है, मिलाने में समान होता है, ठीक है, उसमें मिलाया जा सकता है, उसमें उचित रूप से बैठ सकता है, तभी उसको उसमें क्या करते हैं? जड़ते हैं। तो अंगूठी का नग होने का यहां पर सही आंसर होगा अनुरूप जोड़ा होना, विकल्प डी। अगले प्रश्न की अगर हम लोग चर्चा करें तो अगला प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? विकल्प ए देवनागरी, विकल्प बी गुरुमुखी, विकल्प सी ब्राह्मी और विकल्प डी सौराष्ट्री। तो साथियों ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। संविधान के आर्टिकल 343 में इसका उल्लेख है। 343 में इसका उल्लेख है कि भारतीय संघ क्षेत्र की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृत किया गया है, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प ए। साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, इस देवनागरी की अगर बात करें तो साथियों ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आपके सामने और बन सकता है कि देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, देवनागरी की जननी के रूप में जो लिपि जानी जाती है वो लिपि ब्राह्मी लिपि है। यानी ब्राह्मी से किसका विकास हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ये ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा विकल्प ए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की। प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है? जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से करवाए। विकल्प ए पढ़ना, विकल्प बी जगाना, विकल्प सी सुनना, विकल्प डी लेटना। तो यहां पर क्या है? यहां पर पढ़ना, सुनना और लेटना ये कर्ता के द्वारा होगी, कर्ता स्वयं करेगा, जबकि जगाना की क्रिया कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य के द्वारा करवाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जगाना। यह पद जो होगा वो किससे संबंधित होगा? प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित होगा। किससे होगा? प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित होगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और यहाँ पे देखिए इस प्रश्न के साथ यह इंगित भी है कि इंदुमती जो है वो उसकी विधा क्या है? साथियों पूछ सकता है, ये इंदुमती जो पुस्तक है, इंदुमती किस विधा की पुस्तक है? इंदुमती या इंदुमती किस विधा, इसकी विधा क्या है? किस विधा में लिखी गई पुस्तक है? और अगर इसके विकल्प देखिए तो विकल्प बन सकते हैं नाटक, कहानी है, उपन्यास। एक मैंने पूरक प्रश्न आपके सामने डाला, और दूसरा डाला यात्रा व्रत। क्या डाला? यात्रा व्रत। इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ इंदुमती क्या है साथियों? क्या है? कहानी है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प बी। अब बात कर रहे हैं ये किसकी रचना है? तो विकल्प ए मास्टर भगवान दास, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर है
विकल्प बी किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी की बहुचर्चित कहानी है इंदुमती। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो अगला प्रश्न हमारा लिंग से संबंधित है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विकल्प ए मालिक, विकल्प बी कहार, विकल्प सी पाठक और विकल्प डी योगिनी। साथियों, अगर आपको लिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि इनी प्रत्यय का प्रयोग अगर किसी पद में होता है तो वो प्रायः किस रूप में होता है? वो स्त्रीलिंग का पद होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये योगिनी पद जो है इसमें मूल पद के रूप में योग का प्रयोग हुआ, और या अगर बात करें योगी का प्रयोग हुआ, ठीक है, योगी का प्रयोग हुआ, और इसमें प्रत्यय की बात करें तो इनी प्रत्यय लगा। क्या बना? इनी प्रत्यय लगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में इनी प्रत्यय का प्रयोग होने के कारण सही आंसर होगा विकल्प डी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी योगी, देखिए योगी शब्द जो है योगी पुल्लिंग का है, योगी पुल्लिंग का पद है जिसका स्त्रीलिंग योगिनी बनेगा। क्या बनेगा? योगिनी बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न हमारा वचन से संबंधित है। वचन से संबंधित है। निम्नलिखित शब्दों में पहचान किसकी करनी है? एक वचन की। यानी कौन सा ऐसा पद होगा जिसका प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है? विकल्प ए प्राण, बी दर्शन, सी ओष्ठ और डी तेल। ठीक है, तो अगर हम बात करें साथियों तो यहां पर ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी। और बाकी के तीनों पद जो होंगे इनका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होगा। सदैव किसके रूप में होगा? बहुवचन के रूप में होगा। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग चर्चा करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प कह रहा है रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी थी, मुझे बाहर जाना है और हम घूमने जाएंगे। हम घूमने जाएंगे। तो साथियों ध्यान रखिएगा हमने बताया था कि जब काल की बात करते हैं, काल टेंस का जो टॉपिक होता है, तो काल के निर्धारण में जिस चीज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है वाक्य की सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि दिए गए वाक्य में कौन से काल का प्रयोग हुआ है। अब अगर सहायक क्रिया देखें तो साथियों यहां देखिए इस पद की सहायक क्रिया है रहा था, इस पद की सहायक क्रिया है चुकी है, इस पद की सहायक क्रिया है जाएंगे और इस पद की सहायक क्रिया है जाना है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर आप आसानी से पहचान सकते हैं। पूछ रहा है आपसे भूतकाल, पूछ रहा है आपसे क्या? भूतकाल। और अगर हम बात करें साथियों, अगर हम सीधे देखिए, अगर हम यहां पर कुछ पदों को ले लें, जैसे यहां था, है और गे, इतनी चीजों को अगर हम ले लें तो देखिए यहां पर था आपके पास आया है दो पदों में और एक पद आया गे। साथियों बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है, बचपन से हम लोगों को पढ़ा है कि अगर किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे का प्रयोग होता है तो वो काल किसका होता है? भूतकाल का होता है। अगर किसी वाक्य के अंत में है का प्रयोग होता है तो वो वर्तमान से संबंधित होता है और गा, गी, गे पदों का प्रयोग भविष्य काल के वाक्यों के लिए होता है। हालांकि मैं एक बात यहां पर आपको अवगत करा दूं, ये इंग्लिश के टेंसों के अंतर्गत हमने पढ़ा था साथियों। हिंदी में जब हम काल की चर्चा करते हैं तो यहां पर यह पहचान जो है वो पूर्ण रूप से सही नहीं होती। मैं इस तथ्य को यहां पर जोर दे रहा हूं कि यहां पर ये जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं, जब हिंदी में वाक्य जब कालों का चैप्टर पढ़ते हैं तो पूर्ण रूप से ये चीज सही नहीं होती है। कई बार क्या होता है, वाक्य के अंत में गा, गी, गे का प्रयोग होता है लेकिन वो वाक्य किसका हो जाता है? वाक्य वो वर्तमान काल से संबंधित हो जाता है, वर्तमान काल का एक अन्य भेद हो जाता है, वर्तमान काल का एक अन्य भेद
हो जाता है। इसी प्रकार से है पद का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, बावजूद उसके वो किसमें, भूतकाल के एक विशेष प्रकार के रूप में प्रयुक्त होता है, भूतकाल के एक विशेष प्रकार के रूप में प्रयुक्त होता है। लेकिन सामान्य सा अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर देखें, यहां पर था, है और ये 3 पदों का प्रयोग हुआ है। और अगर हम भूतकाल की चर्चा करें तो 100% ये तो कंफर्म है कि था वाला पद आपका क्या होगा, था वाला पद जो है वो भूतकाल से संबंधित होगा। यानी एक ही वाक्य है जो किसका निरूपण कर रहा है, भूतकाल का निरूपण कर रहा है। तो आंसर तो आपका हो ही जाएगा विकल्प ए, आंसर तो आपका हो ही जाएगा। आप साथ ही देखिए इंपॉर्टेंट कब होता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जब होता जब एक से अधिक विकल्पों, जैसे यहां एक से अधिक विकल्पों में है आया है, ऐसे अगर एक से अधिक विकल्पों में था आ जाता तब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता पहचानना सहायक क्रिया। तो ध्यान रखिएगा साथियों, अपूर्ण भूतकाल की जो सहायक क्रिया होती है, अपूर्ण भूतकाल की जो सहायक क्रिया होती है, उसके रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो लिख लीजिएगा, अपूर्ण भूतकाल के रूप में हम लोग रहा था, रही थी और रहे थे का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे पद आते हैं तो ऐसा वाक्य किस काल के अंतर्गत जाता है, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत जाता है। और अपूर्ण भूतकाल पूछ रहा है तो देखिए इसकी सहायक क्रिया क्या थी, रहा थी। इस कारण से इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या है, विकल्प ए हो गया है, तो साथियों आज की चर्चा के जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन प्रश्नों को यहाँ पर वो प्रश्न जो है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की ये चर्चा भी आप लोगों के लिए सार्थक रही होगी। और जो मतलब हम लोग जिस उद्देश्य के तहत अपनी इस मुहिम को चालू किए हैं कि धीरे धीरे ही सही लेकिन अंत तक पहुंचते हम आपको उस स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा कक्ष में बैठ करके आपको प्रश्न को सहल करते समय किसी प्रकार की भी दुविधा ना रहे और प्रश्नों को सही करके आप सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी मंतव्य के साथ कि हम इसी प्रकार से आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। जय हिंद।